चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन नंबर 25 की, जो कि आपका अगला सेक्शन है, जो कि बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। चेंजेस इन पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि या तो जो आपके पार्टनर हैं उसके अंदर कोई चेंज आ जाए या फिर पार्टनर ही चेंज हो जाए। पार्टनर ही चेंज का मतलब क्या होगा कि पार्टनर या तो चला जाए या कोई नया पार्टनर आ जाए, बोथ सिचुएशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है और उसके प्रोफाइल में कोई चेंज हो जाए। प्रोफाइल का मतलब कि उसके नेम या एड्रेस में कोई चेंज आ जाए, तो उस चीज को भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप उसकी इंटीमेशन दोगे, किसको इंटीमेशन दोगे, आप अपने आरओसी को, रजिस्ट्रार को दोगे, तो वो आपका माना जाता है कि आपने रजिस्टर कर लिया। ठीक है सर। अब इसके प्रोविजंस को कौन बताता है? प्रोविजंस आपका सेक्शन 25 में डील किया गया, जिसने बेसिकली क्या बताया कि 3 चैनल है। 3 चैनल में एक तो आ गया आपका आरओसी। ठीक है सर। आरओसी से डील कौन करेगा? आरओसी से डील करेगा आपका एलएलपी। ठीक है सर। और एलएलपी पे सूचना कहां से आएगी? तो एलएलपी पे सूचना आएगी किसके द्वारा? पार्टनर्स के द्वारा। एलएलपी पे सूचना किसके द्वारा आएगी? पार्टनर्स के द्वारा आएगी। ठीक है सर। तो अब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब पार्टनर तुम तीनों हो, तुम तीनों जो पार्टनर हो ना, अगर तुम्हारे नेम या एड्रेस में कोई चेंज आता है तो उसकी सूचना तुम एलएलपी को दे देना। कितने दिन के अंदर दे देना? 15 दिन के अंदर दे देना। मतलब जिस दिन चेंज हुआ, जिस दिन तुम्हारा नाम बदला या तुम्हारा पता बदल गया, एड्रेस बदल गया, तो उस चेंज के 15 दिन के भीतर भीतर क्या करना, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन किसको दे देना? आप एलएलपी को दे देना। ठीक है सर। अब एलएलपी क्या कह रहा है? एलएलपी के पास क्या जिम्मेवारी आई कि भाई साहब उस चेंज के, जिस दिन वो चेंज हुआ था, उस चेंज से 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उसकी सूचना जो है वो किसको देनी है? आरओसी को देनी है। मतलब 30 डेज के अंदर तुमको फाइलिंग कर देनी है। अब ध्यान देना कि अगर 15 दिन इसने लगा लिए ऑलरेडी, तो आपके पास 30 दिन नहीं बचे हैं, आपके पास और 15 दिन ही बचे हैं। मतलब कि ये अगर ऑलरेडी 15 डेज लगा चुका है, चेंज होने के 15वें दिन इसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो इसने तो अपना कंप्लायंस कर लिया, लेकिन आपके कंप्लायंस के लिए अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 डेज ही बचे हैं। तो 30 दिन के अंदर मोटा मोटा कहा जा रहा है कि चेंज के 30 दिन के भीतर भीतर आरओसी के पास इंटीमेशन आ जानी चाहिए, उसकी फाइलिंग हो जानी चाहिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन को आरओसी रजिस्टर कर सके। ठीक है सर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर आपका जा भी रहा है, मतलब कि कोई पार्टनर आपका रिजाइन करके चला गया, या एनी पार्टनर विच सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ योर फर्म, तो उस केस में उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। और अगेन कितने दिन में देनी है? 30 दिन के अंदर देनी है। ठीक है सर। चलिए, अब यहां पे एक और चीज कही जाती है क्या, कि रिजाइन के केस में जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो किसके ऊपर दी गई है? एलएलपी के ऊपर दी गई है, कि एलएलपी इन्फॉर्म करेगा आरओसी को कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो इस एलएलपी पे जो पेनल्टी लगेगी वो तो अलग बात हो गई, बट साथ ही में एक प्रोविजन किसको दे दिया गया है? इस पार्टनर को भी दे दिया गया। सपोज ये पार्टनर छोड़ के जा रहा था, तो इस पार्टनर को पता है सेक्शन नंबर 24 के अंदर कि भाई साहब अगर मैंने रजिस्ट्रार को नहीं बताया, और जो बंदा एलएलपी से डील कर रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी है जो एलएलपी से डील कर रही है, वो अगर मेरे भरोसे पे डील कर रहा है, उसको कल को कोई नुकसान हुआ तो वो मेरे से भरपाई करवा लेगा, मैं जिम्मेवार माना जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को पता नहीं है कि मैंने रिजाइन कर दिया, आरओसी को पता नहीं है कि रिजाइन कर दिया। तो इस केस में एक ऑप्शन दिया जाता है इस व्यक्ति को कि भाई साहब अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी एलएलपी चीटरखोर है, अगर तुम्हारी एलएलपी चीटिंग कर सकती है, तो तुमको एक ऑप्शन दे रहे हैं हम, क्या, कि तुम ना खुद से फाइलिंग कर दो, तुम खुद से इन्फॉर्म कर दो किसको? आरओसी को, कि मैं रिजाइन कर चुका हूं, मेरा इस फॉर्म से अब कोई नाता नहीं है। ठीक है ना। तो वो चीज भी हम सेक्शन नंबर 25 में देखेंगे अभी। चलिए, तो पहला जो आपका सब सेक्शन आता है वो क्या कह रहा है कि हर एक पार्टनर को इन्फॉर्म करना है कोई भी चेंज, चाहे नेम में हो चाहे एड्रेस में हो, कब? विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एलएलपी की जिम्मेदारी क्या दी गई? आपका दिया गया सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है कि एलएलपी को कोई भी चेंज है किसमें? नेम और एड्रेस में, किसके? पार्टनर के, तो उसको फाइल करना है नोटिस विद द रजिस्ट्रार, कब? 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ सच चेंज। चेंज के 30 दिन के अंदर। ध्यान रखना, पार्टनर ने बताया वहां से 30 दिन नहीं है, चेंज से 30 दिन है, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे। और दूसरा क्लॉज ए क्या कह रहा है कि वेर अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, मतलब पार्टनर हमारा चला गया, तो उस केस में भी आपको नोटिस देनी है किसको? रजिस्ट्रार को। कब? 30 दिन के अंदर अंदर, जब से वो पार्टनर आपका नहीं रहा है, उस इफेक्टिव डेट से 30 दिन के भीतर भीतर आपको ये सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। ठीक है सर। अब जो ये नोटिस फाइल किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा? जो सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि भैया चेंज हुआ या फिर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, दोनों सिचुएशन में आपको नोटिस फाइल करना है। तो नोटिस फाइल कैसे करना है? तो कह रहा है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको फाइल करना है, और ऑब्वियसली उसकी आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी फाइलिंग अगर रजिस्ट्रार को की जाएगी ना, चाहे कंपनीज में की जाए चाहे एलएलपी में की जाए, तो उसकी कोई ना कोई फीस जरूर प्रिस्क्राइब होगी, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 300 रुपये हो, वट एवर इट इज, बट फीस जरूर होगा, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म उसका जरूरी होगा, क्योंकि वो सारा का सारा ई फॉर्म के मैनर में ही फाइल होता है।
ठीक है सर। जो आप ये नोटिस फाइल करोगे ऑब्वियसली बात है उसको साइन करेगा कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो भी एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो उसको साइन करके चलेगा, और साथ ही में उसको ऑथेंटिकेट भी कराया जाएगा इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब बेसिकली ऑथेंटिकेट का मतलब क्या हुआ, तो आपने 4 प्रोफेशनल देखे थे, कौन कौन, एडवोकेट, सीए, सीएमए और सीएस, इन लोगों से आपको ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ सकता है, बट वो क्लियरली यहां मेंशन नहीं है, उसको कह दिया गया कि जैसा प्रिस्क्राइब करेंगे उस हिसाब से आपको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, ठीक है सर। और अगर हम बात करें इनकमिंग पार्टनर की, अगर कोई इनकमिंग पार्टनर है, मतलब कोई पार्टनर आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है, तो उस केस में भी आपको इंटीमेशन तो देनी ही पड़ेगी, बट उसके साथ साथ आप ध्यान रखना कि आपको स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट, जो उसका कंसेंट लेटर होगा। बेसिकली जो पार्टनर आपका आ रहा है उसका कंसेंट, जो वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं चाहता, उसका कंसेंट लेटर आप लगाओगे, जिसमें कि उसके साइन भी होने चाहिए और वो ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए, अगेन मतलब किसी से क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको उसका कंसेंट भी वहां पर अटैच करके चलना है इसके इन केस ऑफ इनकमिंग। नाउ अब आप करते हो कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन किस चीज में, सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में आपसे क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि आपको इंटीमेट करना है किसको, आरओसी को, और आपने इंटीमेट नहीं किया। कितने दिन का टाइमलाइन दिया गया था, 30 दिन का टाइमलाइन दिया गया था। अगर आपने इसका फॉलो नहीं किया, इसमें कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, तो एलएलपी को और सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर को कितने की पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपए की, फ्लैट 10,000, कोई मिनिमम नहीं कोई मैक्सिमम नहीं, फ्लैट 10,000 रुपीज। और दूसरा कॉन्ट्रावेंशन है सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया था, पार्टनर को कहा गया था कि तुमको बताना है किसको, एलएलपी को, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने इसके अंदर कॉन्ट्रावेंशन किए, तो सेम उस पार्टनर को भी कितने की पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपए की, जिसने भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेम या एड्रेस के अंदर जो चेंज है वो इंटीमेट नहीं किया एलएलपी को, तो सेम फैशन पे उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी, कितने की, 10,000 रुपए की। नाउ एक आता है अब आपका सबसेक्शन नंबर 6, जिसके बारे में आपको पहले बता रहा था कि अगर कोई पार्टनर जो जा रहा है, जो बंदा छोड़ के जा रहा है, अगर वो चाहे कि वो खुद से फाइल कर दे नोटिस, किसको, रजिस्ट्रार को, ये बताने के लिए कि भाई साहब मैं तो छोड़ के जा रहा हूं रेफर्ड इन सबसेक्शन 3, तो वो कर सकता है, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, उसके पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव होना चाहिए कि एलएलपी जो है मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, मतलब जो उसकी एलएलपी है वो निकम्मी है और वो ये सूचना जो है वो रजिस्ट्रार को नहीं देगी, ऐसा उसको लगता है, एक रीजनेबल कॉज टू बिलीव है, तो उस केस में वो खुद भी फाइल कर सकता है। अब ऐसा अगर वो करेगा और वो नोटिस अगर फाइल करेगा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगी, रजिस्ट्रार कंफर्मेशन लेगी, किससे कंफर्मेशन लेगी, एलएलपी से। एलएलपी को पूछेगी कि भाई साहब ऐसा ऐसा मेरे पास नोटिस आया है, जो ये मिस्टर एक्स है ये कह रहा है कि इसने रिजाइन कर दिया है, आप बताओ क्या कहते हो। तो या तो उसके ऊपर कंफर्मेशन दे देगी एलएलपी कि हाँ भाई रिजाइन कर चुका है, बात खत्म हो गई, उसको वहां से रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। और इन केस अगर कंफर्मेशन नहीं आता है, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, मतलब कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा किसको, एलएलपी को, उसका कंफर्मेशन देने के लिए। और अगर 15 दिन के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो रजिस्ट्रार मान लेगी कि वो नोटिस सही है और उस पर्सन को अपने रिकॉर्ड से उड़ा देगी, हटा देगी कि वो उसका पार्टनर नहीं रहा, मतलब इंटीमेशन उसको मान लिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 25। अब आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 26 की बात करेंगे। ये बेसिकली जो एरिया है वो बात किसकी करेगा, एक्सटेंट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, मतलब 3 छोटी छोटी चीजें हैं कि भैया पार्टनर क्या है, बेसिकली क्या लिमिटेशन होती है लाइबिलिटी की, किसके लिए, एलएलपी के लिए, और क्या होती है पार्टनर के लिए। ये चीज़ भी ऑलरेडी आप अपने बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स में, बैकग्राउंड वाले एरिया में, जब हमने एलएलपी का बैकग्राउंड कवर किया था वहां पे हमने इसको समझ लिया था डिटेल में, बट ठीक है फिलहाल सेक्शन वाइज चल रहा है तो सेक्शन वाइज उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कह रहा है पार्टनर एज एजेंट, मतलब कि हर एक पार्टनर जो है वो एलएलपी का क्या माना जाता है, एक एजेंट माना जाता है। मतलब कि ये जो एलएलपी है इसके अगर 2 पार्टनर हैं तो ये दोनों पार्टनर उसके क्या माने जाएंगे, एजेंट। बट ये दोनों आपस में एजेंट नहीं है, मतलब कि अगर ये ए है तो ये बी का एजेंट नहीं है, या फिर जो बी है वो ए का एजेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों किसके एजेंट है, सपोज ए बी एलएलपी एक नाम है, इनके एजेंट है, ठीक है। तो इसको एज ए एजेंट ट्रीट किया जाता है, आपस में दोनों पार्टनर्स एजेंट के रूप में ट्रीट नहीं किए जाते। ये कह रहा है आपको सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 27 की बात करें तो ये बात करता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। अब एलएलपी की लाइबिलिटी कहां तक आती है, तो हमने इसका भी बेसिक पहले देखा हुआ था कि भैया अगर कोई पार्टनर अपनी मनमानी से कोई कांड कर ले, अगर बिना अथॉरिटी के, बिना पावर के अगर वो कोई कांड करके आ जाएगा, तो एलएलपी का लाइबल है नहीं, एलएलपी लाइबल नहीं है। तो क्या कह रहा है, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, कब, एलएलपी कब लाइबल नहीं है, कब, द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट,
मतलब कोई काम ऐसा उस करके आया जिसकी उसको अथॉरिटी एलएलपी ने दी ही नहीं थी, तो ऐसे काम के लिए एलएलपी जिम्मेवार नहीं होगी। और दूसरा, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी एंड डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, मतलब कि जिस पर्सन के साथ वो एक्टिविटी की गई है उस पर्सन को पता ही नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है, या उसको पता है या फिर उसको लगता है कि वो उसका पार्टनर है। कोई भी सिचुएशन रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इन एनी सिचुएशन हमारा एलएलपी जो है वो बाउंड नहीं होगा। मतलब कि अगर मतलब सपोज इसको इस तरीके से समझें आप कि लेट्स से ये आपका फर्म है, अगेन ये उसका एक पार्टनर था, ठीक है, इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, या कोई व्यक्ति था, कोई और व्यक्ति था जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसने किसी पार्टनर के साथ डील किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक तो पहला इसके पास अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी बाउंड नहीं होगा, दूसरा कह रहा है ये जो व्यक्ति है ना इसका डील किया जा रहा है इसको पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है तो भी एलएलपी लायबल नहीं है, इस बेचारे को नहीं पता तो भी एलएलपी लायबल नहीं है, या इस बेचारे को ये लगता है कि इसका पार्टनर है तो भी ये लायबल नहीं है। मतलब इसको क्या लगता है कि नहीं लगता उससे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो व्यक्ति इसका डील किया जा रहा है इसको क्या लगता है इससे एलएलपी की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को लगे कुछ या ना लगे। हम इस सिचुएशन में ये मान लेंगे कि भैया आपके पास अथॉरिटी नहीं थी तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी लायबिलिटी आपकी है, मतलब इस पर्टिकुलर पार्टनर की है, एलएलपी की नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एलएलपी। नाउ लिमिटेशन मतलब कि एलएलपी की लायबिलिटी की लिमिटेशन है बेसिकली यहाँ पे कि भैया एलएलपी की लायबिलिटी जो है वहां पे लिमिट हो जाएगी अगर उसने कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी है तो। नाउ कह रहा है क्या, द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल फॉर एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि भैया आपका एक बंदा, आपका एक एलएलपी है, एलएलपी का कोई एक पार्टनर है, उस पार्टनर ने किसी भी वजह से मतलब रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन या कुछ भी हो जो आपके बिजनेस कोर्स के दौरान उसने किया है और उसकी लायबिलिटी क्या एलएलपी के ऊपर आएगी? बिल्कुल आएगी। मतलब कि आपने किसी को अथॉरिटी दी थी, वो बंदा उस नॉर्मल अथॉरिटी के अंदर एज अ एजेंट काम कर रहा था, किसके लिए? आपके लिए काम कर रहा था, और कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कोई अपराध हो गया और वो उसकी अथॉरिटी के अंदर का ही है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन आप बोलोगे अच्छा बेटा गलती हुई तो तुम जानो, ऐसा नहीं है। गलती हुई तो ये बेचारा नहीं जानेगा, लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? एलएलपी के ऊपर आएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इसका एजेंट है, क्योंकि इसका एजेंट है। जो सेक्शन नंबर 26 है वो यही बात बता के चल रहा है कि एजेंट है। तो एजेंट कैसे काम करता है कि भाई साहब काम तो ये कर रहा है लेकिन नाम किसका माना जाएगा? इस एलएलपी का ही नाम माना जाएगा क्योंकि वो इसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बस ध्यान कर देना है कि इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है तो इससे अगर कोई भूल चूक अपराध हो भी गया तो उसकी लायबिलिटी एलएलपी के ऊपर ही आएगी। ठीक है सर। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोनली विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। ठीक है, अगर कोई एलएलपी की ऑब्लिगेशन है तो उस केस में क्या वो पार्टनर के पास जाती है क्या? बिल्कुल नहीं जाती। अगर कोई एलएलपी की ऑब्लिगेशन है तो वो एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन मानी जाती है, पार्टनर पे वो ट्रांसफर नहीं होती है। और जितनी भी एलएलपी की लायबिलिटी है उसको कहां से मिट आउट किया जाता है? एलएलपी की प्रॉपर्टी से। एलएलपी की जितनी भी लायबिलिटी है उसको कहां से मिट आउट किया जाता है? एलएलपी की प्रॉपर्टी से। मतलब कि जब उसको चुकाने की बारी आएगी तो एलएलपी की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं रखा जाएगा। पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन नंबर 3 सेपरेट लीगल एंटिटी, जो आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है सर। नाउ इसी बातों को और कंफर्मेशन के लिए आपका आता है सेक्शन नंबर 28 जो कि बात करता है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की लायबिलिटी कहां तक है उसके बारे में बता रहा है। तो क्या कह रहा है? अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 जो हमने पीछे पढ़ा, सोनली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। मतलब कि आप ये ना बोलो कि तुम पार्टनर हो तो तुम्हारी लायबिलिटी हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से इस बेचारे की कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ये पर्सनली लायबल नहीं है किसी भी चीज के लिए, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो कि लायबिलिटी किसकी है? एलएलपी की। इसकी बात कर रहा है क्लॉज नंबर 3 ऑफ सेक्शन 27 जो इसके अंदर एलएलपी की लायबिलिटी दी गई है, जिसके लिए सोल ऑब्लिगेशन किसका है? एलएलपी का। उसमें पार्टनर का कोई भी अंश किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा, और सिर्फ इस नाम से तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो उसका पार्टनर है तो उसकी लायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है सर। आगे, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, बट a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर
किसी का कोई पर्सनल लाइबिलिटी है, मतलब किसी ने कोई गलत काम किया, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन की वजह से अगर उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है तो क्या वो पर्सनल लाइबिलिटी सभी पार्टनर पे बटेगी क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये आपका एक फर्म था, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर ए एक पार्टनर है, इस मिस्टर ए ने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया, ठीक है, और उसमें इनकी पर्सनल लाइबिलिटी है, मतलब ये फर्म के बिहाफ पे नहीं था, फर्म की लाइबिलिटी नहीं है, इस बेचारे की पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है सर। तो एक और पार्टनर है मिस्टर बी, तो ये क्या ये बोलेंगे कि भैया ये मेरी लाइबिलिटी मेरी अकेले की नहीं है, ये मिस्टर मी में भी बांटी जाएगी, क्या ये बी जो है वो कहीं से भी इसके ऊपर लाइबल होगा? बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा। तो वही कह रहा है आपको कि भैया ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके लिए मिस्टर ए पर्सनली लाइबल है, तो उसमें मिस्टर बी का कोई रोल नहीं है, मिस्टर बी वहां पे पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज कि वो उसका पार्टनर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए जी, तो ऐसे ही फर्म की कोई लाइबिलिटी है और उसमें अगर मिस्टर ए भी पर्सनल लाइबल होगा, तो इन दोनों सिचुएशन में ये दोनों लाइबिलिटी के लिए माने जाएंगे, मिस्टर बी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक एजेंट है जो कि फर्म के साथ रिलेट करता है। अगर इसने कोई रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन किया है तो उस पर मिस्टर बी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 28। आई होप इतना अभी फिलहाल के लिए काफी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर सेक्शंस।